Okay, let's start the lecture number 4। तो स्वागत है स्टूडेंट्स आप सभी का। आज हम पढ़ने जा रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 4 और आज का अपना टॉपिक है ओम्स लॉ, जो हम 10th क्लास में भी कुछ उसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है। तो ओम्स लॉ में आपने जो पढ़ा है वो V इक्वल टू आई आर होता है, ठीक है। तो उसी का थोड़ा सा आज अंडरस्टैंडिंग हम देखेंगे कि क्या क्या होता है, क्या इसकी रिक्वायरमेंट है, क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो इसने कहा कि कंडक्टर लीजिए, कंडक्टर मतलब कोई भी एक मेटेलिक वायर, कोई भी एक मेटेलिक वायर। अब मेटेलिक वायर जो है अगर पतला सा भी लेते हैं तो उसका जो क्रॉस सेक्शन है वो क्या दिखेगा, सर्कुलर दिखेगा। और ऐसा मैंने एक शेप बनाया, ठीक है, ऐसा एक कंडक्टर बनाया, ठीक। कंडक्टर ऐसा बनाया, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, इसका लेंथ कितना है, एल है। इतना करने के बाद अब उसके स्टेटमेंट को हम पढ़ते हैं। स्टेटमेंट देखिए क्या है। स्टेटमेंट का कहना है द करंट I flowing through a conductor is always directly proportional to the potential difference V provided the physical condition temperature pressure etc remains constant। क्या है इसका कहना है कि इस वायर के साथ आप क्या करो, एक बैटरी को कनेक्ट कर दो। तो हमें पता है कि बैटरी आपने देखा होगा, बहुत सी बैटरी है जो 1.5 वोल्ट की आती है, घड़ी में जो लगी होती है, इससे छोटा सेल होता है, वो भी क्या टाइप ऑफ बैटरी है, ठीक है। उसमें हम जानते हैं एक टर्मिनल प्लस होता है, दूसरा टर्मिनल माइनस होता है, ठीक है। इसका वोल्टेज हम मान लेते हैं, बैटरी का वोल्टेज कितना है, V है। बैटरी का जो वोल्टेज है वो कितना है, V है। उस वोल्टेज को हमने नाम दिया है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि वोल्टेज को पोटेंशियल भी कहा जाता है, ठीक है। और जब ये बैटरी हम लगाएंगे तो जाहिर सी बात इसका वोल्टेज भी रहा होगा, तो ये करंट कुछ सप्लाई करेगा। तो करंट यहां से सप्लाई हुआ कितना, लेट्स से I, करंट सप्लाई हुआ कितना, I। तो करंट सप्लाई हुआ, यहां पहुंचा, यहां पहुंचने के बाद इसमें फ्लो होगा मेटेलिक वायर में, देन ये वापस आ जाएगा, सर्किट कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब देखिए इसने क्या कहा, द करंट I फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर, जो करंट I है कंडक्टर से जो फ्लो करता है उसका वैल्यू दैट इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस V प्रोवाइडेड, यानी कि यहां तक हमें समझ में आता है ये कि किसी भी कंडक्टर में जो करंट I होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज V, ऐसा उसका कहना है, ठीक है। करंट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वोल्टेज के, प्रोवाइडेड, लेकिन एक कंडीशन के साथ, एक शर्त है उसकी, क्या कि जो वायर आपने लिया है उसकी फिजिकल कंडीशन चेंज नहीं होनी चाहिए, यानी कि उसका टेम्परेचर, उसके चारों ओर का जो प्रेशर है, ऐसा ना हो कि करंट जब फ्लो करवा रहे हैं स्टार्टिंग में प्रेशर था 1 atm, उसके बाद अचानक से कोई तूफान आया और खेल खत्म करके चला गया। तो प्रेशर चेंज नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर भी चेंज नहीं होना चाहिए, और भी जो अदर फैक्टर होंगे जो उसकी फिजिकल कंडीशन को चेंज कर सकते हैं वो चेंज नहीं होने चाहिए, ऐसा उसका कंडीशन है, ऐसी उसकी रिक्वायरमेंट है ओम्स लॉ की। तो अगर ऐसा फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट रहता है तभी ये चीज पॉसिबल है, क्या I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो यही था क्या ओम्स लॉ, क्या था फिर से बता देता हूं इन कंक्लूजन के, कंडक्टर है, बैटरी लगाओ, उसके साथ बैटरी का वोल्टेज V है, वोल्टेज को हमने कहा है पोटेंशियल डिफरेंस। तो करंट जो फ्लो होगा उस केस में दैट करंट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, प्रोवाइडेड द फिजिकल कंडीशन मस्ट रिमेन कांस्टेंट। किसका फिजिकल कंडीशन, वायर का, ठीक है। तो ये हुआ अपना ओम्स लॉ का इंट्रोडक्शन। अब इसमें आगे हम बढ़ेंगे कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V कहें, प्रोवाइडेड क्या, फिजिकल कंडीशन रिमेन कांस्टेंट, फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट रहना चाहिए, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, ओम्स लॉ कहते हैं। चलिए, क्या ऐसा कहा जा सकता है, ऐसा भी कहा जा सकता है, लेकिन इट्स गुड टू से कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। क्यों, कॉज और इफेक्ट का यहां पर एक रूल आता है, क्या कि कॉज कौन सा है, यहां पर V के कारण क्या है, I है, लेकिन वाइस वर्सा भी कुछ केस में कहा जा सकता है, ठीक है। वो आपको पता चलेगा जब हम डिटेल में पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के सर्किट के बारे में, ठीक है। तो इसी को हम बेसिक मान के चलेंगे कि ओम्स लॉ का बेसिक यही।
तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, और इस ये साइन को हटाएंगे तो क्या आएगा, कोई कांस्टेंट आएगा, कोई कांस्टेंट आएगा, मैंने उसके लिए ब्रैकेट दिखाया, मल्टीप्लाइड बाय V। वो जो कांस्टेंट आता है वो होता है 1/r, वो जो कांस्टेंट होता है क्या होता है, 1/r। अब इस कांस्टेंट r को इधर मल्टीप्लाई कर दो, I इंटू आर इक्वल टू V, यानी कि V इक्वल टू आई आर। तो यही क्या है, ओम्स लॉ है ना। मतलब हम क्या करते हैं, 10th क्लास में, छोटी क्लासों में डायरेक्ट इसे ये याद करते हैं, लेकिन वास्तव में आपको याद ये रखना होता है कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, वेयर कांस्टेंट जो आता है आफ्टर रिमूविंग द प्रोपोर्शनलिटी साइन, दैट इज द 1/r, और R क्या है, रेजिस्टेंस। R क्या है, रेजिस्टेंस। इसके बारे में भी बात करेंगे अभी कि रेजिस्टेंस का क्या मीनिंग है इसमें। इतना लेके फिर इसके यूनिट एंड डायमेंशन की भी चर्चा करते हैं। ये डायग्राम बना लेना था आपको, जो बनवाया था मैंने सर्किट। तो यहां से हमें पता चलता है कि R इज इक्वल टू V/I। R क्या है, रेजिस्टेंस है। पहले मैथमेटिक्स देखते हैं कि रेजिस्टेंस का क्या है लॉजिक। रेजिस्टेंस का यूनिट जो है क्या है, वोल्ट पर एम्पियर। यहां से फॉर्मूले से जो मिलता है वोल्ट पर एम्पियर है, ये भी इसका यूनिट है। और इसका एक यूनिट होता है, स्टैंडर्ड यूनिट जो हम यूज करते हैं वो है ओम, यानी कि वोल्ट पर एम्पियर भी कह सकते हैं, ओम भी कहा जा सकता है, लेकिन मोस्टली हम प्रेफर करेंगे ओम कहना, ठीक है। ओम का जो सिंबल है ये कुछ ऐसा होता है, ये सिंबल है ओम का। यानी कि अगर मैं कहता हूं रेजिस्टेंस R इज 5, तो मैं ऐसा लिखूंगा 5 ओम, ठीक है। ये उसका एग्जांपल लिख दिया, यहाँ ऐसा लिखेंगे सिंबल, ओम ऐसा नहीं लिख करके हम सिंबल यूज करेंगे। चलिए इतना ठीक हुआ ये तो। अब रेजिस्टेंस की डायमेंशन फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं, हम यूनिट एंड डायमेंशन में कर चुके हैं, है ना, कि वोल्टेज का निकाल के डायमेंशन फॉर्मूला यहाँ रखो, करंट का रखो, देन यू विल गेट द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर द रेजिस्टेंस। अब बात आती है कि सर रेजिस्टेंस का मैथमेटिकल फॉर्मूला हम जान चुके हैं, लेकिन इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है उस पर हम चर्चा करना चाहेंगे, ठीक है। तो उस पर चर्चा करने के लिए देखते हैं। इट्स द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, it's the property of material which oppose the flow of electrons इलेक्ट्रॉन के फ्लो में अगर कोई रुकावट या कोई भी क्या है, डिफिकल्टी है, तो वो किसकी वजह से आती है, दैट वन इज ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट वन इज नोन एज ए रेजिस्टेंस। नाम से पता चलता है रेजिस्टेंस जो क्या कर दे, रेजिस्ट कर दे, चीजों को रुकावट कर दे, यानी कि जो करंट के फ्लो करवाने में क्या कर दे, रुकावट जनरेट करे, वो क्या है, रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो ये मतलब समझ में आया, यानी कि ये होता होगा ऐसा कुछ कि एक हमने मेटेलिक कंडक्टर दिखाया और कंडक्टर में हम दिखाते हैं करंट भी फ्लो हो रहा होगा, दिखा दिया, चलिए यहां से यहां करंट जा रहा। अब जैसे ही करंट यानी कि इलेक्ट्रॉन तो फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा, तो बीच में क्या है, मटेरियल है। मटेरियल का खुद का कुछ फ्रिक्शन होता है, बहुत सी और भी मटेरियल प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, आगे जाने में रुकावट डालता है। और वो जो रुकावट है या जो हिंड्रेंस है, जो डिफिकल्टी है, जो अपोज करना है, ऑपोजिशन है ना, उसी को क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। तो इतना समझ में आया, इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल विच ओपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सर्किट और इन अ कंडक्टर। तो रेजिस्टेंस क्लियर कट हुआ। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अब हम ग्राफ की बात कर लेते हैं। इसमें ग्राफ की बात क्या होगी, ग्राफ की बात ये होनी चाहिए कि R इक्वल टू V/I है। R इक्वल टू क्या है, V/I है। अब अगर मैं कहता हूं कि आपको वोल्टेज और करंट का ग्राफ दिया है, वोल्टेज और करंट का ग्राफ दिया है, कैसा भी ग्राफ चाहे कैसा भी, लेट्स से ऐसा दिया है, ओके, एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी कि मैंने फिजिकल कांस्टेंट जो फिजिकल कंडीशन है वो चेंज नहीं की है, उस समय का ग्राफ ऐसा है। ये एग्जांपल है, जस्ट एन एग्जांपल। अगर मैं पूछूं कि इसका स्लोप क्या होगा, तो स्लोप मैंने जो आपको समझाया क्या कि किसी भी ग्राफ के लिए
स्लोप हम डिफाइन करते हैं, दैट मीन्स वाई एक्सिस का जो पैरामीटर है डिवाइड बाई एक्स एक्सिस का जो पैरामीटर है। तो वाई एक्सिस पर क्या है, v यानी कि वोल्टेज, एक्स एक्सिस पर क्या है, करंट यानी कि I। हाँ ये तो ठीक है। क्या स्लोप कुछ देता है क्या, v और I का ग्राफ का, v और I का ग्राफ आपको गिवन है, तो उस ग्राफ का स्लोप आपको कुछ देता है क्या, वो देता है v अपॉन I। क्या v अपॉन I किसी का फॉर्मूला है, हाँ है, रेजिस्टेंस का। यानी कि v और I के ग्राफ का जो स्लोप होगा वो हमें क्या देगा, रेजिस्टेंस देगा। एरिया देगा क्या, कुछ एरिया कुछ नहीं देगा, करके देख लीजिए, देख लेते हैं। एरिया मतलब क्या है, वाई एक्सिस का जो पैरामीटर है मल्टीप्लाई कर दो एक्स एक्सिस के पैरामीटर से, कर दिया। वाई एक्सिस पर है वोल्टेज, एक्स एक्सिस पर करंट, अरे ये तो दे रहा है, क्या देगा ये, वोल्टेज इंटू करंट यानी कि पावर, ये पावर देगा आपको। तो P इक्वल टू वी इंटू आई होता है कि नहीं, P इक्वल टू वी इंटू आई होता है, दैट्स इट, यानी कि पावर देगा। तो एक ये पॉइंट हो गया अपना स्लोप का और एरिया का। एक सवाल भी करवा देते हैं इस पर। लेट्स से वोल्टेज और करंट का मैंने ग्राफ दिया है, ये ऐसा कोई ग्राफ है, ठीक है। जब करंट का वैल्यू 10 एम्पियर है, ये एम्पियर में है, करंट का वैल्यू जब 10 है, तब मैंने कहा कि वोल्टेज उस समय कितना है, 20, ठीक है। देन फाइंड आउट द रेजिस्टेंस, बस इतना ही सवाल है, फाइंड रेजिस्टेंस। अब हमें पता है कि V और I का ग्राफ दिया हो तो V और I का ग्राफ का जो स्लोप होगा वो क्या देगा, रेजिस्टेंस देगा, वेरी सिंपल। यानी कि y एक्सिस अपॉन x, y एक्सिस पर कितना वोल्टेज है, 20 वोल्टेज, करंट कितना है 10, कैंसिल आउट 2 ओम, यानी कि 2 ओम क्या आ गया, उसका रेजिस्टेंस आ गया। कितना सिंपल था, है कि नहीं, सोचा भी नहीं जा सकता कि इतना आसान हो सकता है। लिख लीजिए इसे। अब हम पढ़ते हैं रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, ये क्या चीज है। रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, मान लीजिए कोई कंडक्टर है, कंडक्टर कौन सा कंडक्टर है, ये बस कंडक्टर नहीं है विद्यार्थी, ये कंडक्टर वो है जो इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाएगा। इसका लेंथ मान लेते हैं L है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है, ठीक है, लेंथ L है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है। तो रेजिस्टेंस मैंने कहा था कि ये क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल। प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल जो है यानी कि रेजिस्टेंस R जो है वो डिपेंड करता है एक तो नेचुरल लेंथ L पर, कि लेंथ कितना है कंडक्टर का, और ये डिपेंड इस तरह से करता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ठीक है। और दूसरा ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमें क्या मिलेगा कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ L एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया A। यहां तक ठीक, ऐसा होता है मतलब एक्सपेरिमेंटली कि R जो है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। चलिए अब सिंपल है कि भाई इसे हटाएंगे साइन को तो क्या आएगा, कोई कांस्टेंट आना चाहिए, तो हटा देते हैं। R इक्वल टू रो L अपॉन A, रो L अपॉन A। तो R तो है क्या, रेजिस्टेंस, L है क्या, लेंथ ऑफ कंडक्टर, और A क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया। A है आपका क्रॉस सेक्शन एरिया। तो जो बच गया वो क्या है, इसे कहते हैं स्टूडेंट रो, RHO। ये इसे प्रोनाउंस करना है कैसे, रो, ऐसे इसे लिखना है, ठीक है। ये हो गया रो, और रो को हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी का सबसे पहली बात तो ये तो क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। सबसे पहले हम चर्चा करना चाहेंगे इसके लिए किसकी, यूनिट एंड डायमेंशन की। तो यूनिट एंड डायमेंशन की हम चर्चा करते हैं। इसके लिए क्या आ जाएगा, रो इज इक्वल टू, इसको इधर भेज दो, R इंटू ए अपॉन एल, यानी कि रो इज इक्वल टू R इंटू ए अपॉन एल, ठीक है ना। वैसे रो हम लेते हैं सिंबल किसका, डेंसिटी का भी, तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सिंबल किसी का कहीं भी, सबका अलग अलग क्या है सिग्निफिकेंस है पर्टिकुलर चैप्टर में। तो इसका मुझे पहले यूनिट पता करना है,
तो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओम, तो ओम लिख दिया। ये क्या है? एरिया है। एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। और लेंथ का क्या होता है? मीटर। ये से खत्म हो गया। क्या बचेगा? ये बचेगा रो इज इक्वल टू ओम मीटर। सही था? यानी कि इसका यूनिट क्या है? ओम मीटर। तो अगर यूनिट पता हो तो डायमेंशन फॉर्मूला लिखना तो बाएं हाथ का खेल है, लेकिन जो दाएं हाथ से लिखते हैं उनको दाएं हाथ से ही लिखना पड़ेगा, भले ये बाएं हाथ का खेल हो। और आगे बढ़ते हैं। अगला है अपना कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। तो रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी में हमने पढ़ा, एक आर होता है, एक होता है रो। और अब एक और बढ़ लेते हैं कि कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी क्या है। ये समझ में आ गया तो ये तो आसान है। कंडक्टेंस क्या है? कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस और कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है। कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी का सिंबल है आपका सिग्मा ही यूज हुआ है इसके लिए। ठीक है, ले लीजिए। तो कंडक्टेंस के लिए है सिग्मा। यहां इसका प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे, क्या आ जाएगा? कोई कांस्टेंट आएगा जिसकी हम चर्चा नहीं कर रहे। सिग्मा इक्वल टू 1/r। सिग्मा इक्वल टू 1/r। और कंडक्टिविटी क्या आ जाएगी? कंडक्टिविटी इक्वल टू 1/ρ। वैसे कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी दोनों कुछ हद तक एक ही आपको सुनने में लगता है, लेकिन दोनों का अलग अलग मीनिंग भी है। तो सिग्मा इक्वल टू 1/r कंडक्टेंस है। अब बताओ इसका यूनिट क्या आ जाएगा? इसका यूनिट आ जाएगा 1/ओम, यानी कि ओम इनवर्स। ठीक है, ये कंडक्टेंस। कंडक्टिविटी 1/ρ, यानी कि इसका क्या आ जाएगा? 1/ओम मीटर। 1/ओम मीटर। तो ये इसका यूनिट हो गया, है ना। अब क्या करते हैं स्टूडेंट? कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी समझ चुके। अब हम एक सवाल कर लेते हैं फटाफट से। सवाल करने से पहले आपको एक वॉल्यूम वाला कंसेप्ट बताते हैं इन शॉर्ट, कि वॉल्यूम वाला कंसेप्ट क्या है। वॉल्यूम वाला कंसेप्ट ये है कि जैसे ये एक वायर है, ठीक है ना। ये कोई फिक्स सपोर्ट है, फिक्स्ड सपोर्ट। ठीक। अगर कोई मैंने फिक्स सपोर्ट लगा रखा है और यहां पर एक मैंने वायर दिखाया ऐसा, लेट से इसका लेंथ कितना है स्टूडेंट? L है। और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है? A है। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है? A है। तो वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। करेक्ट। तो चाहो तो इसे A1 कह दो, इसे L1 कह दो, और भी आसानी होगी आपके लिए। तो इसे मैं इनिशियल वॉल्यूम कह दू V1, A1 L1। सही। अब मैंने क्या किया, मैं इसे के नीचे वाले पॉइंट पर लटक गया। ठीक है, जैसे झूला झूलते हैं वैसे मैं इसी के नीचे लटक गया, या फिर मैंने एक फोर्स अप्लाई किया ऐसा, ऐसे खींच देता हूं इसे। ठीक है, खींचने पर क्या होगा देखते हैं। खींचने पर यह होगा कि पहले जो लेंथ L1 थी वो बढ़ जाएगी, एक्सटेंड हो जाएगी, है ना। तो मान लेते हैं इतना एक्सटेंड हो गया। कितना एक्सटेंड हो गया? ये लीजिए, मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया। इस वायर को जब खींचूंगा तो लेंथ बढ़ जाएगी, नो डाउट बढ़ जाएगी। मान लेते हैं यहां तक आ गया। ठीक है, इतना बढ़ गया। लेकिन वायर पहले जितना थिकनेस था, जितना मोटापा रखता था, क्या मोटापा उतना ही रहेगा? नहीं। जैसे जैसे मैंने खींचा ये भी तो कम हो गया, हाँ या ना। जैसे जैसे मैंने इसे खींचा, ये मोटापा जो है, इसका थिकनेस जो है, जो डायमीटर, वो कम होगा कि नहीं होगा? होगा। यानी वायर भी पतला हो जाएगा भाई। लंबाई बढ़ गई तो वायर पतला होना पड़ेगा उससे। तो ये लीजिए,
ये ऐसा हो गया, यानी कि लेंथ बढ़ाओगे तो एरिया घट जाएगा, लेंथ बढ़ाओगे तो एरिया घट जाएगा, और लेंथ कम करोगे तो एरिया बढ़ जाएगा, है ना। लेंथ कम कर दो एरिया बढ़ जाएगा, ये तो सिंपल बात है, आसान बात है। तो देखो अब टोटल लेंथ कितना हो गया, लेट्स से L2, एरिया क्या हो गया A2, है ना। यानी कि नया वॉल्यूम जो आ गया वो A2 इंटू L2। सवाल ये आपसे कि पहले A1 L1 था वॉल्यूम, बाद में A2 L2, क्या ओवरऑल वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा? पहले अगर वॉल्यूम 100 आ रहा था 100 मीटर क्यूब, क्या अभी 100 मीटर क्यूब आएगा? हाँ बिल्कुल आएगा, क्योंकि जितना लेंथ हमने एक्सटेंड किया उतना एरिया कम हो गया, यानी कि जितना बढ़ा देते हैं उतना ही कम हो जाता, तो ओवरऑल क्या रहा, अनचेंज रहा। जैसे मान लो एरिया था 50 मीटर स्क्वायर, ठीक है, या फिर मान लो और आसान कर दिया 20 मीटर स्क्वायर, लेंथ था 10 मीटर स्क्वायर, ठीक। ये A1 ये L1, तो वॉल्यूम कितना आएगा 20 इंटू 10 200 मीटर क्यूब। अब मैंने दूसरी बार में क्या किया, लेंथ बढ़ा दिया, तो मैंने कहा कि लेंथ कर लो कितना 20 मीटर, लेंथ कितना कर दिया 20 मीटर, मैंने बढ़ा दिया, एरिया कितना हो जाएगा 10, सही है 10 मीटर स्क्वायर। तो बताओ वॉल्यूम कितना आ गया 20 इंटू 10 200 मीटर क्यूब। क्या वॉल्यूम चेंज हुआ? नहीं, वॉल्यूम विल रिमेन कांस्टेंट, वॉल्यूम विल रिमेन कांस्टेंट। तो नोट डाल के लिखो, वॉल्यूम ऑफ ए वायर विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, ठीक है ना। will always remain constant। ठीक है, इसे लिखिए। अब सवाल करते हैं, इसी कंसेप्ट पर आधारित है ये सवाल भी, आगे वाला जो मैं करवाने वाला हूं, ठीक है। मिटा दो इससे। आज का लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है करंट इलेक्ट्रिसिटी में। अब तक तो हम जो पढ़ रहे थे काफी सामान्य सी बातें पढ़ी हमने, चार्ज ये होता है, करंट ये होता है, जो हम जानते थे पहले से। ये जो हमने पढ़ा है आज, ये काफी नया है थोड़ा सा, है ना, कुछ हद तक नया है, उतना भी नया नहीं हो सकता। एक सवाल है, द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज आर ओम, द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज आर ओम, आर ओम, व्हाट विल बी इट्स न्यू रेजिस्टेंस its new resistance, नया रेजिस्टेंस क्या होगा if it is stretched, if it is stretched, अगर इसका स्ट्रेचिंग किया जाए to n टाइम its original length, to n times its original length। तो देखें भाई ये सवाल क्या है, एक बार देखो सवाल मैं कैसे करता हूं, फिर आपको आइडिया लग जाएगा, है ना। एक वायर है, चलो एक वायर मान लिया, जिसका रेजिस्टेंस कितना R1 लेट से R है, करेक्ट। पहली कंडीशन, व्हाट विल बी इट्स न्यू रेजिस्टेंस इफ इट इज स्ट्रेच्ड टू n टाइम्स इट्स ओरिजिनल लेंथ। ओके, अब हमें पता है कि कोई भी जो रेजिस्टेंस होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। पहले केस की हम बात करते हैं, जब कुछ स्ट्रेचिंग नहीं था, तब मान लेते हैं लेंथ कितना था L1, एरिया कितना था R1, रेजिस्टेंस कितना था R1, R1 का वैल्यू कितना दिया R दिया, करेक्ट। ओके, तो इसको हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट आएगा, तो ये आ जाएगा R1 इक्वल टू रो L1 A1, सही। सेकंड टाइम में क्या हुआ कि वही वायर था, उसको उसने स्ट्रेच किया, यानी खींचा, खींच दिया, तो जो नया लेंथ होगा, नया जो लेंथ आया होगा वो क्या है, नया लेंथ पहले वाली लेंथ का n टाइम्स है, नया लेंथ पहले वाली लेंथ का n टाइम्स है। तो उसने कहा है कि बताओ नया रेजिस्टेंस क्या होगा, ठीक। अगेन फॉर्मूला तो वही, क्या कि R2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2 अपॉन A2, है ना। ये साइन हटाऊंगा, R2 इज इक्वल टू क्या आएगा रो L2 अपॉन A2। रो क्यों लिखा, क्योंकि वायर चेंज नहीं हुआ, वायर चेंज नहीं हुआ है,
जो रो उसका पहले था वही रो बाद में रहने वाला। वायर अगर चेंज करता, मान लो पहले कॉपर रखता फिर स्टील का ले लेता, देन इट विल चेंज, है ना। मैंने अगर कॉपर ही रखा है देन इट विल नॉट चेंज, ठीक है ना, क्योंकि रो है इट डिपेंड्स ऑन मटेरियल ओनली, तो मटेरियल चेंज नहीं हुआ तो रो सेम ही रहने वाला है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, R1 पता है R है, R2 में फाइंड करना है। रो तो कांस्टेंट है, L1 ही है, L2 कितना हो गया, NL1 हो गया। एरिया का क्या करते हैं वो देखते हैं, या फिर ऐसा करते हैं, इसे इक्वेशन 1 नाम दिया, इसे इक्वेशन नंबर 2 नाम दिया, ठीक है। व्हाट आई विल डू, डिवाइड इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय 1, 2 डिवाइडेड बाय 1, पता चल जाएगा क्यों, है ना, आपको भी पता चल जाएगा, डोंट वरी। आप खुद करेंगे किसी दिन कि हाँ ऐसा करना होता है, 2 डिवाइडेड बाय 1 या 1 डिवाइडेड बाय 2, दैट डजंट मैटर। रो L2 अपॉन A2, रो L1 अपॉन L1, सही है। तो क्या हो जाएगा, रो से रो कैंसिल, एंड फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन, रेसिप्रोकल, इट विल गेट रेसिप्रोकल, ठीक है। A1 अपॉन L1, बढ़िया। L2 का तो वैल्यू हम जानते हैं, क्या है, n इंटू L1 है, वी नो दैट, वी कैन पुट इट, L2 की जगह n L1 इंटू A1, A2 इंटू L1, L1 से L1 कट गया, है ना, R2 अपॉन R1 ये आया, ठीक। अब इसे मिटा देते हैं। फाइनली R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू n A1 अपॉन A2। A1 A2 का क्या करें, इसका वैल्यू तुम्हें पता है R है, जो हम लास्ट में पुट कर देंगे, तो A1 A2 को देखते हैं, ठीक है। उसके लिए जो मैंने जस्ट पहले इस क्वेश्चन के पहले एक लाइन बताई थी, वॉल्यूम विल बी कांस्टेंट, यानी कि इनिशियल वॉल्यूम विल बी इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम, यानी कि V1 इज इक्वल टू V2, यानी कि L1 A1 इज इक्वल टू L2 A2, ठीक है। और मोस्टली क्वेश्चन इस कंसेप्ट पर पूछा ही जाता है, ठीक है। L1 तो L1 है, A1 नहीं पता, चलो L2 n L1 है, n टाइम्स ऑफ L1, A2 नहीं पता, L1 से L1 कैंसिल। चलिए तो यहां से A1 को मैं क्या लिख सकता हूं, n इंटू A2, ये लिख दो, n टाइम्स ऑफ A2, और A2 से A2 खत्म हो गया, क्या बच गया, R2 बाई R1 इज इक्वल टू n इंटू n स्क्वायर, और ये वैल्यू कितना है, R है, R उधर मल्टीप्लाई कर दो, है ना, n स्क्वायर R, ये आ गया आपका स्टैंडर्ड रिजल्ट। लिख लीजिए इसे, इसका एक और एग्जांपल करवा देता हूं मैं, उसमें काफी मजा आएगा आपको। सच में मजेदार सवाल है अगला। अगर मैं डायरेक्टली ये कहता कि एक वायर लिया मैंने, है ना, एक वायर लिया, वो जो वायर है कॉपर का, किसका है, कॉपर का है। अगर कॉपर का है और उसका जो पहला जो लेंथ है वो है 2 मीटर L1, ठीक है, पहला जो लेंथ है, मतलब ओरिजिनली जो लेंथ था वो 2 मीटर, फिर मैंने उसे खींचा, आफ्टर स्ट्रेचिंग जो नया लेंथ आया दैट इज द 10 टाइम्स ऑफ द L1, 10 टाइम्स, यानी कि n का वैल्यू कितना है, 10, और इनिशियली जो रेजिस्टेंस था वो कितना था, 10 ओम था, या फिर लेट्स से 5 ओम था। देन फाइंड आउट द न्यू रेजिस्टेंस, n स्क्वायर इंटू R, n कितना, 10, 10 का स्क्वायर इंटू R कितना, 5, 100 इंटू 5, 500 ओम, दैट्स इट। ऐसे यूज करना होता है चीजों को, ठीक है। तो इसी के साथ हम आज का लेक्चर कंप्लीट करते हैं स्टूडेंट। उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, इन केस नहीं आया तो अपने पास लाइव क्लास होगी, है ना, वी विल टेक इट, सो एंजॉय द क्लास एंड आस्क इफ यू हैव एनी डाउट, ओके, टाटा।